गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्रांतिक घटनाएं एवं क्रांतिक स्थिरांक के बारे में चर्चा करेंगे। गैसों में अणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तथा वे निरंतर गति करते रहते हैं। तो गैसों में जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं और लगातार तीव्र गति से गतिशील रहते हैं तथा द्रव जो होता है उसमें अणु पास पास होते हैं। तो गैस के अणु को पास पास लाने के लिए या तो ताप कम किया जाता है या फिर दाब बढ़ा के उनको पास पास लाया जा सकता है, अर्थात गैस अवस्था को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। जब गैस का ताप कम किया जाता है तो अणु की गतिज ऊर्जा में निरंतर कमी होती है तथा आयतन घटता जाता है। अत्यधिक कम ताप पर धीमी गति करने वाले अणु आकर्षण बलों के कारण एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं और अंततः गैस द्रव में बदल जाती है। अतः किसी गैस को ताप कम करके उसको द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। दूसरा, किसी गैस को द्रव अवस्था में बदलने का उपाय है दाब बढ़ा के। दाब बढ़ाने से भी गैस के अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और इस प्रकार वे गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले जा सकते हैं। तो इस प्रकार या तो ताप को घटा के अथवा दाब को बढ़ा के किसी भी गैस को द्रव किया जा सकता है। तो गैस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलने के लिए दो कारक को में परिवर्तन करके गैस अवस्था को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। पहला है ताप को कम करके और दूसरा है दाब को बढ़ा के। गैसों को द्रवित करने में दाब की अपेक्षा ताप का अधिक महत्व है। वायुमंडलीय दाब पर हर गैस को द्रवित किया जा सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वायुमंडलीय ताप पर हर गैस को द्रवित किया जा सके। तो या तो ताप कम करके या दाब बढ़ा के गैसों को द्रवित किया जा सकता है, लेकिन इसमें गैसों को द्रवित करने में दाब की अपेक्षा ताप का अधिक महत्व है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर हर गैस को द्रवित किया जा सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वायुमंडलीय ताप पर हर गैस को द्रवित किया जा सकता है। अतः प्रत्येक गैस का एक निश्चित ताप होता है, उससे अधिक ताप पर वह द्रवित नहीं किया जा सकती, चाहे उसके दाब में कितनी भी वृद्धि की जाए, और यही ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। अतः वह ताप जिसके नीचे गैसों को केवल दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता हो, अथवा वह ताप जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सके, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए, इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके नीचे गैसों को केवल दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है, अथवा वह ताप जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे आप दाब को कितना भी बढ़ा दिया जाए। ये जो ताप होता है वो क्रांतिक ताप कहलाता है।
जैसे उदाहरणार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप 31.1 सेल्सियस है, अर्थात 31.1 सेल्सियस से अधिक ताप पर इसका द्रवण संभव नहीं है, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रांतिक ताप है वह है 31.1 सेल्सियस। इस ताप के ऊपर इस गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए। तो अतः CO2 का जो क्रांतिक ताप है 31.1 सेंटीग्रेड है। इस ताप से ऊपर ताप पर इसको द्रवित नहीं किया जा सकता और इस ताप से नीचे ताप पर इसको दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। तो इसलिए वह ताप जिसके नीचे गैसों को केवल दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता है, अथवा वह ताप जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, वह चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए क्रांतिक ताप कहलाता है। तो इस ताप के ऊपर इसको द्रवित नहीं किया जा सकता और इस ताप के नीचे इसको केवल दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता है। अतः ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप है। क्रांतिक ताप प्रत्येक गैस का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, अर्थात ये प्रत्येक गैस के लिए निश्चित होता है। जैसे CO2 के लिए इसका मान 31.1 सेंटीग्रेड है। क्रांतिक ताप पर वह कम से कम दाब जिससे गैस द्रवित हो जाती है क्रांतिक दाब कहलाता है। कि जो क्रांतिक ताप है उस ताप पर जब आप गैस का दाब बढ़ाते हो और वह कम से कम दाब जिससे गैस द्रवित हो जाती है वह दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। जैसे CO2 का क्रांतिक दाब 72.9 वायुमंडल है, अर्थात क्रांतिक ताप जैसे CO2 का क्रांतिक ताप है 31.1 सेल्सियस पर CO2 को द्रवित करने के लिए कम से कम 72.9 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है और ये दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। तो क्रांतिक ताप पर कम से कम दाब जिस दाब पर गैस द्रव्य अवस्था में बदल जाती है वह दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब पर एक मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। कि मान लीजिए ताप आपका क्रांतिक ताप है और दाब क्रांतिक दाब है, उस समय उस कंडीशन में एक मोल गैस का जो आयतन होगा वो क्रांतिक आयतन कहलाता है। जैसे CO2 के लिए 31.1 सेल्सियस जो क्रांतिक ताप है तथा 72.9 एटमॉस्फेयर जो क्रांतिक दाब है। इस क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर जो क्रांतिक आयतन होता है वो CO2 का होता है 94.0 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मोल होता है। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक आयतन किसी गैस के अभिलाक्षणिक गुण हैं। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक आयतन को क्रमशः TC, PC तथा VC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा ये सामूहिक रूप से क्रांतिक स्थिरांक कहलाते हैं। तो किसी गैस के लिए TC क्रांतिक दाब, PC क्रांतिक दाब और VC क्रांतिक आयतन का मान निश्चित होता है। ये प्रत्येक गैस के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं और इन सबको
सामूहिक रूप से क्रांतिक स्थिरांक कहा जाता है। अब बात करते हैं इन क्रांतिक स्थिरांकों की। क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। तो क्रांतिक जो स्थिरांक है, 3 स्थिरांक है। क्रांतिक ताप जिसको टीसी से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्रांतिक दाब जिसको पीसी से प्रदर्शित कर रहे हैं, और क्रांतिक आयतन जिसको वीसी से प्रदर्शित किया जाता है। इन तीनों का प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्रांतिक ताप पर द्रव्य तथा उसके वाष्प के घनत्व समान होते हैं और उन्हें पृथक करने वाली सतह अदृश्य हो जाती है। कि इन स्थिरांकों का जो प्रायोगिक निर्धारण किया जाता है, उस प्रायोगिक निर्धारण की विधि का मुख्य जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है कि क्रांतिक ताप पर द्रव्य और वाष्प के घनत्व दोनों समान हो जाते हैं और उन्हें पृथक करने वाली जो सतह है वो अदृश्य हो जाती है। पूरा दोनों समरूप दिखाई देते हैं, द्रव्य तथा गैस। तो इन क्रांतिक स्थिरांकों का निर्धारण करने के लिए एक आपके सामने उपकरण दिखाई दे रहा है। इस उपकरण में एक कठोर कांच की यू नली होती है। इस उपकरण में एक कठोर कांच की यू आकार की एक नली है, जिसकी एक भुजा बल्ब के रूप में तथा दूसरी भुजा बंद होती है। इसकी एक भुजा बंद रहती है और दूसरी जो भुजा है वो एक बल्ब के रूप में होती है। यू नली में पारा भर देते हैं। इस नली के अंदर ये पारा भरा हुआ है, पूरी नली में पारा भरा हुआ है। और बल्ब में जिस द्रव्य का परीक्षण करना है वो द्रव्य भर दिया जाता है। इस बल्ब में जिस द्रव्य का बारे में अपने को परीक्षण करना है वो वाला द्रव्य इसमें भर दिया जाता है और उसका कुछ भाग खाली रख लिया जाता है। इस बल्ब का कुछ भाग खाली रख लिया जाता है। इस प्रकार बल्ब में केवल द्रव्य तथा उसकी वाष्प होती है। इस बल्ब में द्रव्यावस्था और उस द्रव्य की वाष्प उपस्थित होती है। यू नली का पारा युक्त भाग मैनोमीटर का कार्य करता है। ये जो पारा है यहाँ पे मैनोमीटर का कार्य करता है। बल्ब के चारों ओर जैकेट की सहायता से बल्ब को स्वेच्छानुसार गर्म किया जा सकता है। इस बल्ब के चारों ओर ये जैकेट होता है और इस जैकेट को इच्छानुसार गर्म किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये प्रयोग सेट कर देते हैं। अब इसके बाद में सर्वप्रथम जैकेट का ताप कम करते हैं। इस जैकेट का ताप कम करते हैं ताकि बल्ब में द्रव्य तथा उसकी वाष्प के मध्य सतह दिखाई दे। जो ही ताप कम करते हैं, इस बल्ब में जो द्रव्य भरा है उस द्रव्य और उस वाष्प के मध्य सतह दिखाई देती है। अब ताप धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और जिस ताप पर सतह लुप्त हो जाती है उसे नोट कर लिया जाता है। जो ही ताप बढ़ाएंगे, इस द्रव्य तथा गैस के मध्य को पृथक करने वाली जो सतह है वो दिखाई देना बंद हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। उस ताप को नोट कर लेते हैं। उसके बाद में ताप पुनः धीरे धीरे घटाया जाता है
तथा उस ताप को नोट कर लेते हैं जिस पर सतह पुनः दृष्टिगत हो जाती है। दोनों तापों का औसत ज्ञात कर लिया जाता है और दोनों तापों का जो औसत होता है वही क्रांतिक ताप होता है। तो तथा इस मैनोमीटर की सहायता से जिस समय क्रांतिक ताप ज्ञात करते हैं उसी क्रांतिक ताप के संगत दाब का ज्ञात कर लिया जाता है और संगत दाब का जो औसत होता है वो क्रांतिक दाब कहलाता है। इस प्रकार इस उपकरण से क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब की गणना कर ली जाती है। क्रांतिक ताप तथा दाब में थोड़े से परिवर्तन से आयतन में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। अतः क्रांतिक आयतन का निर्धारण परोक्ष विधि द्वारा किया जाता है। क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब पर एक मोल गैस का आयतन मापकर क्रांतिक आयतन ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि दाब तथा ताप के थोड़े से परिवर्तन से ही आयतन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। अतः इसे ज्ञात करने के लिए एक परोक्ष विधि काम में ली जाती है। ये विधि कायले तथा मैथायस के परीक्षणों पर आधारित है। इनके अनुसार किसी द्रव्य एवं संतृप्त वाष्प के घनत्व के मध्य मानों को संगत ताप के विरुद्ध आलेखित किया जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस नियम को सरल रेखीय व्यास का नियम कहते हैं और इसकी सहायता से गैस का घनत्व ज्ञात किया जाता है या क्रांतिक आयतन ज्ञात किया जाता है। चित्र में एक आलेख दर्शाया गया है। इस आलेख में जो ए सी संतृप्त वाष्प का तथा बी सी ये बी सी द्रव के घनत्वों का ताप के विरुद्ध आरेख है। ये आरेख ताप और घनत्व के मध्य दर्शाया गया है। जो ही ताप बढ़ाते हैं ताप के बढ़ने पर द्रव का घनत्व घटता है। जो ही ताप बढ़ाएंगे इस द्रव का घनत्व ताप बढ़ने पर द्रव का घनत्व घटता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का घनत्व घटता है, जबकि ताप बढ़ाने पर वाष्प का घनत्व बढ़ता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर दोनों के मान एक दूसरे के समीप आते हैं और क्रांतिक बिंदु C पर समान हो जाते हैं। तो वाष्प का घनत्व ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और द्रव का घनत्व ताप बढ़ाने पर घटता है और दोनों का एक बिंदु C पर एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। वक्र का शिखर तीक्ष्ण न होने के कारण बिंदु C ठीक से निर्धारित नहीं हो पाता तथा इसका सही निर्धारण करने के लिए विभिन्न तापों पर वाष्प एवं द्रव के घनत्व के मध्यमान ज्ञात करके इन्हें ताप के विरुद्ध आलेखित करते हैं। प्राप्त सीधी रेखा DC D और C। प्राप्त सीधी रेखा DC वक्र ACB को C पर काटती है। C बिंदु का ताप क्रांतिक ताप होता है तथा इस ताप का संगत घनत्व क्रांतिक घनत्व कहलाता है और क्रांतिक आयतन का मान इस प्रकार से प्राप्त क्रांतिक घनत्व में अणुभार का भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है।
तो इस प्रकार क्रांतिक आयतन है उसका निर्धारण इनडायरेक्ट विधि, परोक्ष विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है।